साथियों नमस्कार। आप सबों का मेरे YouTube चैनल बॉबिन क्लासेस पे स्वागत है। और जैसा कि मैं आप लोगों से लगातार कहता रहा हूँ कि मैं अब प्रॉपर कोर्स शुरू करूँगा, तो आज मैंने विधिवत कोर्स शुरू कर दिया है। इससे पहले 2 वीडियो मैंने बनाए थे, एक अनाउंसमेंट था और दूसरा वीडियो मेरा स्ट्रैटेजी को लेकर के था। तो अभी मैं आज जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैं आज कोशिका से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा एक बात कह दूँ, अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश है। अब मैं 53 to 55 बीपीएससी में 9th रैंक के साथ क्वालिफाई किया था और डीवाईएसपी की नौकरी की मैंने 6 वर्षों तक। और उसको छोड़ने के बाद पिछले 6 वर्षों से मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ और यूथ को मेंटरशिप देने का एक बड़ा काम मेरा चल रहा है। तो उसी कड़ी में इस काम को मैंने अभी शुरू किया है और आप लोगों को मैं प्रॉपर एक जो ऑथेंटिक सोर्स मटेरियल के साथ और ऑथेंटिक नॉलेज के साथ आप लोगों को अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मेंटर करूँगा मैं। तो आज हम लोग कोशिका शुरू करने वाले हैं। आपको पता है कि जो बायोलॉजी बड़ा सेक्शन है साइंस एंड टेक में, मैंने कहा है आप लोगों से कि साइंस टेक से मैं शुरू करूंगा अभी और धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी हम लोग आएंगे बाद में। तो साइंस टेक में सबसे पहले मैंने बायोलॉजी को कवर करने का कोशिश किया है, क्योंकि बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कई सवाल, बहुत अधिक सवाल रहते हैं बायोलॉजी सेक्शन से। तो बायोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कोशिका आता है। कोशिका के बारे में हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे। और जब देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कि कोशिका में हमें क्या पढ़ना चाहिए, एक बात मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि आप कहीं भी कुछ भी पढ़ते हैं तो चैप्टर का फ्रेम आउट जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। ये करना सीखिए। मैं देखता हूँ कि जो बिहार के अधिकांश बच्चे होते हैं वो चैप्टर को फ्रेम आउट नहीं करते हैं। तो वो कुछ भी अपना पढ़ते चले जाते हैं, कुछ भी सवाल बनाते चले जाते हैं और उनको लगता है कि खूब सारा हम सेट बना लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कंटेंट को लेकर के चैप्टर का एक तगड़ा फ्रेम आउट आपके दिमाग में होना चाहिए। वो भी मैं सिखाऊंगा। आप मेरे इस वीडियोस के माध्यम से कैसे चैप्टर को फ्रेम आउट किया जाता है वो भी सीख सकते हैं और खुद से दूसरे विषयों में अपने चैप्टर को फ्रेम आउट आप कर सकते हैं। जब वो करेंगे तब आपका सिलेबस हमेशा पूरा कवर होगा। और अन्यथा आप देखेंगे कि कुछ चीज़ आपने पढ़ लिया, कुछ चीज़ आपका छूट गया। अगर आपके पास एक रिटन फॉर्मेट में चैप्टर का फॉर्मेट है, पूरा अच्छे से एक पूरा फ्रेम बना हुआ है, तो आप जब रिवीजन करने भी जाएंगे तो उस फ्रेम के अधीन रिवीजन करेंगे तो आपका जो मतलब एफिशिएंसी है, जो कहते हैं ना कि सवाल बनाने का क्षमता, वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो हम सबसे पहले कोशिका को फ्रेम आउट किए हैं। कोशिका के अंदर में हम लोग को क्या पढ़ना होता है, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है, कैसे इसका शुरुआत हुआ, इसमें 1-2 साइंटिस्ट के नाम हैं वह भी मैं बताऊंगा। इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, क्योंकि आपको जैसे इंट्रोडक्शन हम लोग आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि कोशिका जो है सभी जीवों का एक यूनिट है, और चाहे वो मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय जीव हो या यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय जीव हो, तो उनका इकाई है ये। तो इकाई के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। अब 2 तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में। जितने सजीव हैं उनको 2 तरह से वर्गीकृत किया गया है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। वो भी मैं बताऊंगा कि प्रोकैरियोट किसको कहते हैं और यूकैरियोट किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट मैंने फ्रेम किया है, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में जो अंतर है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल रहते हैं कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में जो अंतर हैं उन अंतर के बाबत सवाल पूछे गए हैं। कैसे सवाल आते हैं वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा धीरे धीरे क्लास दर क्लास। इसके बाद जो मतलब सेल ऑर्गेनेल्स हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि जब मैं आपको प्रोकैरियोट बताऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट में पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैंने सेल ऑर्गेनेल को इनलिस्ट करने की कोशिश की है, अगला स्लाइड में मैं दिखाऊंगा आपको, तो वो यूकैरियोटिक कोशिका के, ये ध्यान में रखना है। तो वहाँ हम लोग उसको देखेंगे। इसके बाद पादप और जो जंतु कोशिका, जो प्लांट और एनिमल कोशिका, बहुत बच्चों का ये है कि बाइलिंगुअल, मैं बाइलिंगुअल हमेशा पढ़ाऊंगा। फिर भी अगर कोई आपको तकलीफ हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको मतलब लगातार चेंज करते रहेंगे। तो जो प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में अंतर है उसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो जो पादप और जंतु कोशिका के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, यहाँ से भी आपको सवाल रहता है
कि प्लांट और एनिमल कोशिका अलग अलग तरीके से सवाल रहता है। जितना मतलब कंपटीशन का लेवल अप होगा, सवाल का स्टैंडर्ड भी उसी तरह से चेंज हो जाता है। वरना मतलब जो फैक्ट है 5-6 फैक्ट्स हैं, उसी फैक्ट्स में सवाल रहेंगे। कई बार आपको उसी में से 5-6 फैक्ट में से सवाल को बहुत पेचीदा कर दिया जाएगा, मैं वह भी आपको बताऊंगा, तो उसको ध्यान रखना है। यहीं पे आपको मैं मतलब जब सेल बताऊंगा, चाहे प्लांट सेल एनिमल सेल, तो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में डिफरेंस भी हम बताएंगे आपको। इसके बाद एक टॉपिक है सेल थ्योरी, यहाँ से भी सवाल आता है क्योंकि सेल थ्योरी में 2 स्टेटमेंट हैं, उन दोनों स्टेटमेंट से सवाल आता है, और इसमें 2 साइंटिस्ट के नाम है, उन दोनों साइंटिस्ट के नाम से सवाल आते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद यहीं पे कोशिका विभाजन जो सेल डिवीजन है, तो हम लोग कोशिका के साथ सेल डिवीजन भी पढ़ेंगे। तो ये एक मतलब जो कोशिका के अंदर में जब हम सेल चैप्टर पढ़ने जाएं तो किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए आपको वो ध्यान में रखिएगा, तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगा, आप आराम से रिवीजन कर पाइएगा। तो इन चीज़ों को आगे आप अपना कंटिन्यू करिए। अब है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि इसके बारे में कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं यूकैरियोटिक कोशिका के, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका क्या एक लिस्ट है। जब इस लिस्ट को समझ जाएंगे तो इंट्रोडक्शन भी समझना आसान हो जाएगा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस समझना आसान हो जाएगा, पादप और जंतु कोशिका के बीच में डिफरेंस समझना आसान हो जाएगा, सेल थ्योरी को समझना आसान हो जाएगा, कोशिका विभाजन को समझना आसान हो जाएगा, और प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में डिफरेंस है उसको समझना आसान हो जाएगा जब एक चीज़ हम इसको समझ लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसको उठाया है। तो अब आप देखिए कि जो मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाया कि यूकैरियोटिक कोशिका के सेल ऑर्गेनेल्स और स्ट्रक्चर्स। कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जिसको हम लोग हिंदी में कोशिकांग कहते हैं या अंगक कहते हैं, आप जो भी कहिए। मैं एक बात आप लोगों को कहूँगा कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि जब साइंस आप थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा, एग्ज़ाम हॉल में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। जब कभी ऐसा कभी समझने में दिक्कत हो तो उसका हिंदी वर्जन दिया रहता है, वहाँ से आप उस सवाल को समझ सकते हैं। लेकिन जो टर्म्स हैं अगर उसको अंग्रेजी में याद रखिएगा तो वहाँ कन्फ्यूज़न कम होगा, क्योंकि जो इंग्लिश टर्म्स हैं साइंस के वो ज़्यादा आसान हैं समझने के हिसाब से, याद रखने के हिसाब से बनिस्पत हिंदी टर्म्स के, तो ध्यान रखिएगा। तो जो मतलब यूकैरियोटिक कोशिका के कुछ ऑर्गेनेल्स हैं और कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम आज एक लिस्ट आपको देते हैं। इस लिस्ट के अनुरूप, ये लिस्ट हमेशा रखिएगा और जब कभी रिवीजन करने लगिएगा तो इन लिस्ट को रिवीजन कीजिए, क्योंकि सवाल इन्हीं में से रहता है, ये जान लीजिए। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति भी कहते हैं। ये सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाएगा, प्लांट में पाया जाएगा। जब हम प्लांट एनिमल के बीच में डिफरेंस बताएंगे तो वहाँ बताएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, यह भी स्ट्रक्चर है, और ये मतलब इसको हम लोग कोशिकांग के रूप में नहीं देखते हैं, एक स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। इसके बाद देखिए कि नेक्स्ट जो आपका सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग कोशिकांग या आप अंगक कहिए, तो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट। हालांकि क्लोरोप्लास्ट से ज़्यादा अच्छा टर्म यहाँ पे हम प्लास्टिड अगर लिखें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, उसी में एक प्रकार क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लोरोप्लास्टिक टर्म है, कोई दिक्कत का बात नहीं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 टर्म्स हैं जो प्लास्टिड के अंदर आते हैं, तो वो भी जब मतलब हम प्लास्टिड पढ़ाएंगे तो बता देंगे, लेकिन अभी समझने के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लिख दिया है। तो देखिए 3 जो ऑर्गेनेल्स हैं, ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ये भी कई बार सवाल पूछता है, याद रखिएगा। 2 मेम्ब्रेन करने का मतलब जैसे इस तरह से होगा, देखिए यहाँ ये 2 मेम्ब्रेन हो गया ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये आउटर हो गया और ये इनर हो गया। तो इस तरह से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी देखे होंगे आप लोग, तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से स्ट्रक्चर्स रहता है, आप ध्यान दिए होंगे। तो ये देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट, ये 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। कई बार सवाल आएगा कि निम्नलिखित कोशिकांगों में से कौन कौन से कोशिकांग 2 मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं या 2 मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं हैं। तो ये मतलब सवाल भी हम आप लोग को लास्ट में बताएंगे, तो ये ध्यान में रखना है, याद रखना है कि ये 3 ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो कि आपको 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। इसके बाद हम लोग चलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, लाइसोसोम है और माइक्रोबॉडीज है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। कहने का मतलब इस तरह से होगा, एक ही मेम्ब्रेन होगा उसमें।
तो अब समझिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम और माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज में कई ऑर्गेनेल्स हैं, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये ध्यान में देखिए कि ये सभी क्या है, एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। तो आप समझ गए कि दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ये तीन है, और ये जो पांचों है वो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। अगला जो स्ट्रक्चर है हमारा, राइबोसोम और सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, ये बिना मेम्ब्रेन का, ये भी सवाल आता है कि बिना मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेल कौन सा है। इसके आगे सीलिया है हमारा, फ्लैजेला, ये मतलब कुछ सेल में पाया जाएगा, कुछ में नहीं पाया जाएगा, ये आउटर एक्सटेंशन है। विली भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस तरह से आउटर एक्सटेंशन है, ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह से ये हमारा सेल है, तो विली भी एक्सटेंशन है। एक और अलग स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन, ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा प्रोटीन फिलामेंट्स के रूप में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है। तो ये जो मतलब इंटरमीडिएट फिलामेंट है, तो ये साइटोस्केलेटन एक प्रोटीन फिलामेंट्स है। प्रोटीन का, जैसे आप लोग सेल डिवीजन अगर पढ़े होंगे तो उसमें स्पिंडल फाइबर का नाम सुने होंगे। जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो इस तरह से दिखते हैं, धागा धागा जैसा निकला रहता है। तो वही जो धागा धागा जैसा निकला रहता है उसी को हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसका खासियत है कि ये यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो प्लांट एनिमल मिला करके ये एक लिस्ट है। और इस लिस्ट में से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, ऑर्गेनेल होंगे जो प्लांट में पाए जाएंगे, एनिमल में नहीं पाए जाएंगे, कुछ एनिमल में पाए जाएंगे, प्लांट में नहीं पाए जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन मतलब डबल मेम्ब्रेन का है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन का है, कौन बिना मेम्ब्रेन का है, कौन एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कौन प्रोटीन फिलामेंट है, कौन जो बाहरी स्ट्रक्चर है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में एक समअप कीजिएगा। और जब कभी आप कोशिका के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए तो ये लिस्ट आपके पास होना चाहिए। जब कभी आप रिवीजन करने जाइए तो ये लिस्ट को आप रिवीजन कीजिए कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इनका बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बाद बेसिक फंक्शंस, यही सवाल आएगा ना, डिफरेंसेस क्या होते हैं एक दूसरे में। इन सब चीज़ों को अगर आप पढ़िएगा तो कोई भी सवाल आप आराम से बना पाइएगा। तो कोशिका से रिलेटेड जितने भी सवाल आ सकते हैं संभावित, इन्हीं में से कोई ना कोई आना है। और इस वे में आप ये जो मैंने फ्रेम किया है कि इसी तरह से चैप्टर को फ्रेम किया जाता है। जब कभी कोई आप पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, और हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, तो कोई भी चैप्टर उठाते हैं तो उसको इस तरह से आप फ्रेमिंग कीजिए, और तब जा कर के आप देखिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर 1, 2, 3 करके ये इस तरह से करेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो शाम को 6 से 9 के बीच में 6206692145 पे कॉल कर सकते हैं। और एक आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ज़्यादा अधिक ऊर्जा के साथ आप लोगों के बीच कंटेंट लेकर आ सकें, एग्जॉस्टिव कंटेंट लेकर आ सकें, ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस आपके लिए सदा के लिए प्रॉब्लम दूर हो जाए। मैं ये इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो साइंस में कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। स्कोर आपका 90% जरूर होगा। ये मैं 100% झूठा वादा नहीं करता हूँ, लेकिन 80 to 90% हमेशा स्कोर रहेगा, इसकी गारंटी है, जो कि बहुत ही शानदार स्कोर माना जाएगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। और ये आपको अपर हैंड देगा। और इसके साथ अगर आप मतलब इसको अगर कर लेते हैं तो समझिए कि जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, जब आपको 20% सवाल बहुत अच्छे से आप बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप अपना एग्ज़ाम में डोमिनेट कर पाइएगा। तो इसके सहारे आप एक मजबूत अपनी मतलब दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।